हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम वार। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जीएस की लास्ट क्लास में हम लोगों ने भारत का संवैधानिक इतिहास पार्ट 1 देखा था और जिसमें हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर चार्टर एक्ट 1813 तक का अध्ययन किया था। दोस्तों, वहां से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और पॉइंट्स के पीछे छिपा हुआ रीजन, इन चीजों को हमने बड़ी बारीकी से समझा था। और उसी क्रम में आज बारी है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से लेकर भारत परिषद अधिनियम 1892 तक की स्टडी की। दोस्तों, आज की क्लास में भी हम लोग सभी अधिनियमों को, कोई अधिनियम आया है तो वो क्यों आया है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या रीजन रहा है, और वहां से कोई पॉइंट बना है, कोई इंपॉर्टेंट बिंदु बना है तो उस पॉइंट के पीछे, उस फैक्ट के पीछे का लॉजिक क्या है, इन सारी बातों को समझते हुए क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आप इस क्लास को पूरा देखिए और जितने भी रीजन है, जितने भी लॉजिक है पॉइंट्स के पीछे, उन सब को समझिए ताकि आपको जो फैक्ट है वो लाइफ लॉन्ग याद रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास और डिस्कस करते हैं एक फैक्ट को, एक पॉइंट को विद रीजन। तो दोस्तों, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, तो इसका जो पहला पॉइंट निकला वो निकला जो बंगाल का गवर्नर जनरल था। कहाँ का? बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और साथ ही साथ जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, कौन सी? बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उनके जो गवर्नर थे उनकी विधायी शक्तियों को छीनकर भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। तो कहने का मतलब, जो भारत का गवर्नर जनरल बना उसके पास और भी अधिकार आए, उसकी शक्तियां बढ़ी, उसकी जिम्मेदारी बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों की शक्तियां भी उसको, विधायी शक्तियां इसको दे दी गई थी। तो पहली बात। और दूसरी बात, यहां से दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका सही जवाब होगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल के आया। अब दोस्तों, इसका लॉजिक आप समझिएगा, इस एक्ट में दिखाई देगा। और दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे उनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। इससे पहले भी इसके अधिकारों को खत्म किया गया था, बट चाय का अधिकार, चाय के व्यापार का अधिकार इसका बरकरार था बस। बट इस एक्ट में पूरी तरीके से सभी व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। अब ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी थी और एडमिनिस्ट्रेटिव ही काम कर रही थी इसके बाद। और दोस्तों, इसके बाद में जो एक्ट आया है वो आया है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है दोस्तों? दोस्तों, यहां से जो पहला पॉइंट निकला वो निकला गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया। दोस्तों, क्यों अलग कर दिया गया? दोस्तों, इसके कार्यकारी कार्यों को अलग करने के पीछे का जो लॉजिक था वो यहाँ पे था, क्योंकि इस पॉइंट में जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उनकी विधायी शक्तियों को भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया था। इसका मतलब उसकी जिम्मेदारी बढ़ी थी, उसके कार्य बढ़े थे, उसका कार्य क्षेत्र बढ़ा था और इसीलिए उसका कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी परिषद के कार्यों का बंटवारा कर लिया। जैसे दोस्तों, अपनी फैमिली बड़ी हो जाती है, अपना जब परिवार बड़ा होता है, खानदान बड़ा होता है, तो धीरे धीरे डिवीजन होता रहता है। तो वैसा ही कुछ इन्होंने भी किया, अपनी परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया ताकि व्यवस्था अच्छी तरीके से चलती रहे। पहला पॉइंट और उसके पीछे का रीजन। दोस्तों, यहां से जो दूसरा पॉइंट निकल के आया है वो निकल के आया, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया। अब स्थानीय शासन चलता रहे, सुचारू रूप से व्यवस्थाएं बनी रहे, इसके लिए इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी गठन कर दिया गया। दूसरी बात। और तीसरी बात यहां से निकल के आई, जो सिविल सर्विस थी, जो सिविल सर्वेंट्स थे, उनकी नियुक्ति के लिए ओपन व्यवस्था कर दी गई। अब यह कह दिया गया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो ब्रिटिश हो चाहे वो भारत का हो,
उससे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, परीक्षा दो, पास करो, अपनी पोस्ट संभालो, ये बात कह दी गई। और दोस्तों इनकी नियुक्ति कैसे की जाए, उसके क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, क्या मापदंड होने चाहिए, इसका निर्धारण करने के लिए मैकाले कमेटी बनाई गई। कौन सी कमेटी बनाई गई? मैकाले कमेटी बनाई गई। कब बनाई गई? 1854 में बनाई गई। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि मैकाले कमेटी कब बनाई गई थी? 1854 में बनाई गई थी। और अगर ये पूछा जाए किससे संबंधित है, तो सिविल सर्विसेज से संबंधित है। इस बात को आप ध्यान रखना। तो दोस्तों यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। इसके बाद में दोस्तों क्या हुआ, इसके बाद का जो पॉइंट बनता है वो क्या बनता है, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व को महत्व दिया गया। कहने का मतलब जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी उसमें पहली बार स्थानीय लोगों को भी शामिल किया गया। ये यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आते हैं। अब दोस्तों इसके बाद में भारत सरकार अधिनियम आया 1858 में। 1858 में ये अधिनियम क्यों आया? क्योंकि सबको पता है कि 1857 में जो क्रांति हुई थी, जिसको सावरकर साहब ने फर्स्ट बैटल फॉर इंडिपेंडेंस कहा है, मीन्स स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा है, तो उसके परिणाम स्वरूप ये अधिनियम लाया गया। तो इस अधिनियम की क्या खास बातें थी, चलिए समझते हैं दोस्तों यहां से पहला पॉइंट निकल के आया कि भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में, मींस जिस व्यवस्था को पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया संभालता था और वो व्यवस्था सीधे सीधे अब ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चली गई। मींस ये व्यवस्था सीधे सीधे ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी, उसका जो राजा था, उसके अंडर में चली गई। पहली बात। दूसरी बात, भारत का गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बोला गया और उसके बाद जो भारत के गवर्नर जनरल का जो नाम था वो नाम चेंज करके भारत का वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया दोस्तों? भारत का वायसराय कर दिया गया। तो दोस्तों कैसे कैसे नाम चेंज हो रहे थे देखिए। सबसे पहले जो बंगाल का गवर्नर था उसको क्या कहा गया था? उसको कहा गया था बंगाल का गवर्नर जनरल। उसके बाद में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको 1833 में नाम दे दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। और अब उसी गवर्नर जनरल को 1858 में क्या बोला गया है? अब उसका नाम कर दिया गया है भारत का वायसराय। तो आप ध्यान रखना, देखना कैसे कैसे नेम चेंज होते हैं। और यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का पहला वायसराय कौन था? तो उसका सही जवाब होगा भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अच्छा दोस्तों, फिर इसके बाद में यहीं से एक यहां से इसी अधिनियम से 1858 के अधिनियम से दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक नए पद का सृजन किया गया, वो पद था भारत सचिव का। दोस्तों यहां से पॉइंट निकल के आया कि एक नए पद भारत सचिव का सृजन किया गया, मींस भारत सचिव का एक नया पद बनाया गया। दोस्तों ये जो भारत सचिव था ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर हुआ करता था और भारत में जो व्यवस्था होती थी उसके लिए सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये रिस्पॉन्सिबल था, जवाबदेह था। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट पद निकल के आता है और यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी निकल के आता है कि भारत सचिव का पद किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? इसका सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1858 में बनाया गया था। इस बात को आप ध्यान रखना दोस्तों। ये नया पद बना दिया गया, इसका ऑफिस बना दिया गया और इसकी सहायता करने के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का भी गठन किया गया। ये ऑफिस संभालेगा और इसकी सहायता कौन करेगा? इसकी सहायता करेगी ये जो 15 सदस्यीय भारत परिषद बनाई गई है वो करेगी। तो दोस्तों ये रहा ऑफिस और ये इसकी हेल्प के लिए एक भारत परिषद। तो लॉजिकल बात यहाँ पर हो गई। तो दोस्तों ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट 1858 के एक्ट के। इसके बाद में भारत परिषद अधिनियम 1861 आया। अब भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या क्या किया गया जरा देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर पहली बार मंत्रिमंडल की व्यवस्था थी, मंत्रिमंडलीय प्रणाली की शुरुआत
की गई। तो यहाँ से दोस्तों आज जो मंत्री बन रहे हैं, होम मिनिस्टर बन रहा है, फॉरेन मिनिस्टर बन रहा है, और जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन रहे हैं, जितने भी मिनिस्टर्स बन रहे हैं, जो मंत्रिमंडलीय प्रणाली थी वो इस अधिनियम में शुरू की गई थी। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस अधिनियम के तहत मंत्रिमंडलीय प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो इसका आंसर बनेगा भारत परिषद अधिनियम 1861 में। और दोस्तों इस व्यवस्था को शुरू करने वाला जो व्यक्ति था वो था लॉर्ड कैनिंग। यहां से भी कई बार क्वेश्चन बनता है कि मंत्रिमंडलीय प्रणाली को किसने शुरू किया था, तो उसका सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग ने शुरू किया था। दोस्तों इसके बाद में क्या हुआ था, इसके बाद में गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में भारतीय शामिल किए गए। पहली बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, तो जो गवर्नर जनरल की विधायी परिषद जो पहले बनाई गई थी उसमें भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। थोड़े अधिकार मिले, इनको पहली बार शामिल किया गया। अब दूसरा पॉइंट यहां से क्या निकल के आता है दोस्तों, वायसराय को अध्यादेश लाने की शक्ति मिली। और वायसराय को यह शक्ति मिली कि उसकी जो विधायी परिषद है, अगर वो सिटिंग में नहीं है और इमरजेंसी है तो वो अपनी मर्जी से अध्यादेश लाकर कोई भी कानून बना सकता था, और उस कानून की वैल्यू 6 महीने तक होती थी। तो 6 महीने तक के लिए कोई अध्यादेश वो ला सकता था। दोस्तों यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति कहां से मिलती है, अध्यादेश की शक्ति का स्रोत क्या है, तो वो अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1861 ही है, जहां से भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट ये निकल के आया है, गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। अच्छा क्यों शामिल किया गया दोस्तों, इससे कुछ साल पहले यहाँ पर बड़ी क्रांति हुई थी, उथल पुथल हुई थी। तो अब अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि अब इनको शासन में भारतीयों को भी शामिल करना पड़ेगा, तभी ये भारत में लंबे समय तक टिक सकते हैं, अदरवाइज नहीं टिक पाएंगे। तो इसीलिए इन्होंने एक सोची समझी चाल के तहत भारतीयों को भी अपनी परिषद में शामिल कर लिया था। तो ये इसके पीछे का लॉजिक रहा। दोस्तों ये कुछ पॉइंट थे 1861 के अधिनियम के। अब इसके बाद में जो अधिनियम आ रहा है वो आ रहा है भारत परिषद अधिनियम 1892। अब इस अधिनियम की क्या खास बातें हैं, क्या क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं, उनके पीछे के लॉजिक को समझते हैं दोस्तों। पहली बात दोस्तों यहां से निकल के आती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बजट पर डिस्कस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ये देखने वाली बात है, यहाँ पर विधायी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया था, और अब यहाँ पर इनको थोड़ी और छूट दे दी गई, इनको और थोड़ा अधिकार दिए गए। क्या दिए गए कि लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी वहां पर जितने भी सदस्य थे उसमें कुछ भारतीय भी थे, उनको बजट पर डिस्कस करना। जैसे आज जिद्दोजहद होती है बजट में, अपोजिशन पार्टी बिल्कुल धज्जियां उड़ा के रख देती है, भाई क्या ऐसा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। तो ऐसे डिस्कशन और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। तो अब ये लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर डिस्कशन भी कर सकते थे और उससे संबंधित प्रश्न भी पूछ सकते थे। इतनी बात। अच्छा इसके बाद में दोस्तों क्या हुआ, कुछ हद तक इलेक्शन सिस्टम की शुरुआत हुई, किंतु इस अधिनियम में इलेक्शन शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं किया गया है। तो दोस्तों यहां पर कुछ हद तक क्या हुआ, इलेक्शन की जो सिस्टम है, इलेक्शन प्रोसेस है, उसको चुनावी प्रणाली को अपनाया गया, चुनावी प्रणाली की शुरुआत हुई। किंतु इस अधिनियम में इलेक्शन शब्द या चुनाव शब्द का जिक्र कहीं पर भी नहीं किया गया। इस बात को आप समझिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्शन की बात की गई है वो दूसरे वर्ड्स में घुमा फिरा के कही गई है। सीधे सीधे चुनाव शब्द या इलेक्शन शब्द का प्रयोग इस अधिनियम में नहीं किया गया, इस बात को आप ध्यान रखना। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के पॉइंट्स और उनके पीछे के लॉजिक। और अगर मैं यहां से अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दूं तो क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, आपको बताना है भारत परिषद अधिनियम के संबंध में गलत कौन सा तथ्य है। तो पहले मैंने बोला मंत्रिमंडलीय प्रणाली की शुरुआत हुई, बिल्कुल सही। फिर मैंने बोला गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया, बिल्कुल सही। और फिर मैंने बोला वायसराय को अध्यादेश लाने की शक्ति दे दी गई,
बिल्कुल सही। और फिर मैंने बोल दिया गया एक नए पद भारत सचिव का सृजन किया गया, ये गलत है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो 3 ऑप्शन सही दे दिए, चौथा ऑप्शन यहाँ से उठा लिया, गलत हो गया। या कौन सा ऑप्शन सही है ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से कई टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और वो क्वेश्चन कैसा बनेगा वो डिपेंड करता है एग्जाम के लेवल पर। एसएससी, रेलवेज, यूपी ट्रिपल एससी या फिर सिविल के एग्जाम में इन सब का लेवल अलग अलग वैरी करता है। तो अगर मैं एसएससी के परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछूं तो मैं क्या पूछ सकता हूं? मैं पूछ सकता हूं कि भारत में जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है मिली है उसका स्रोत क्या है? और मैं आपको 4 ऑप्शंस दे दूं। भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892 और मैंने बोला चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1861। बट अगर हम यूपीएससी लेवल पर जाए तो फिर हम ऐसे नहीं पूछेंगे, फिर हम इसको सही क्या है या गलत कौन सा है इस लेवल पे ले जाके पूछेंगे। तो दोस्तों यहाँ से जितने भी हमने फैक्ट डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, और आपको एक क्वेश्चन भी बताना है। वो क्वेश्चन क्या बताना है, वो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लास्ट क्लास का था, आपको बताना ये है कि किस एक्ट के तहत या किस एक्ट में भारत में मिशनरियों को आने के परमिशन दी गई थी। ये क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि किस एक्ट में भारत में मिशनरीज को आने की परमिशन दी गई थी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास जिसमें हम लोगों ने इतना डिस्कशन किया है। तो दोस्तों क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।